हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय क्लास। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, एक करंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट यू ऑल मस्ट डाउनलोड दिस अड्डा का ऐप, ठीक है, जहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे, बहुत सारे क्विजेज आपको प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। आपको पता ही है एमसीक्यूज कितना इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर क्रैक टू क्रैक एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। देन यूल ऑल्सो गेट मैगजीन्स यहाँ पर, राइट। उसके बाद आपको नोट्स भी मिलेंगे, आर्टिकल्स भी मिलेंगे, जॉब अलर्ट्स भी यहाँ पर आपको अवेलेबल है इन केस यू वांट टू अप्लाई फॉर एनी काइंड ऑफ जॉब। आपके पास यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज क्विजेस भी आपको मिलेंगे ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ क्वेश्चंस की। पावर कैप्सूल्स भी मिलेंगे एंड एट द सेम टाइम आपको यहाँ पर वीडियोस भी अवेलेबल हैं। सो डू डाउनलोड दिस ऐप। ऑल राइट, सो लेट्स मूव अहेड। हाँ जी, तो ये यहाँ पर स्कॉलरशिप है, कुछ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं जो आप देख सकते हैं एंड दैट्स माय कोड। इफ यू वांट टू लाइक परचेज यू कैन अप्लाई दिस कोड, राइट। हाँ जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुत रीसेंट है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है हमारे एग्ज़ाम के लिए भी। और क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स भी चलते रहते हैं और आने वाले हैं, तो मैं चाहती हूँ आप इस टॉपिक पे अच्छे से ध्यान दें। देयर आर चांसेस कि आपके एग्ज़ाम में कोई फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आज का जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान इज़ आउट ऑफ FATF ग्रे लिस्ट आफ्टर 4 years। पाकिस्तान को अभी FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर बेसिकली आप बोल सकते हो पाकिस्तान अब बाहर आ गया है, निकाल दिया गया हम नहीं बोलेंगे। पाकिस्तान अब बाहर आ गया है FATF की ग्रे लिस्ट से। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं समझने वाली। आई एम श्योर आप सोच रहे होंगे FATF क्या होता है, ये ग्रे लिस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, ग्रे लिस्ट से अगर बाहर आ गया तो इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। सो डोंट वरी, आई एम गोइंग टू कवर एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। तो लेट्स सी, सबसे पहला देखते हैं हमारा जो आज का अप्रोच रहने वाला है। द अप्रोच वुड बी, हम समझेंगे सबसे पहले वाई इन न्यूज़, जो कि मैं प्रीटी मच ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये न्यूज़ में क्यों था। देन वी विल ऑल्सो ट्राई टू सी कि FATF होता क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एग्जैक्टली क्या है, ये बॉडी क्या एग्जैक्टली करती है। उसके बाद हम इम्प्लीकेशन देखेंगे, मतलब FATF की जो ग्रे लिस्ट है उससे अब जो पाकिस्तान बाहर आ गया है, या फिर कोई भी कंट्री फॉर दैट मैटर, इफ it comes out of this list, what are the repercussions or what are the implications or what are the positive things that country faces। ठीक है, चलिए, so let's start with our first thing। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज नथिंग, जस्ट एक ट्विटर का मैंने पोस्ट लिया है जहाँ पर ये लिखा हुआ है दैट पाकिस्तान इज नो लॉन्गर अ सब्जेक्ट ऑफ FATF लिस्ट। ओके, मूविंग अहेड, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट what? टॉकिंग अबाउट FATF, तो हमारे लिए सबसे पहला क्वेश्चन डाल लेना, ये सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट समझ लेना ज़रूरी है वो ये है कि FATF एग्जैक्टली है क्या, ये बॉडी करती क्या है, कब बनी थी, क्या हिस्ट्री है और हम क्यों पढ़ रहे हैं, और ये लिस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है। तो FATF पे सीधा हम चलते हैं। FATF विच आई टोल्ड यू ऑलरेडी स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। यहाँ पर आप जो पहला शब्द देख रहे हैं इट इज़ फाइनेंशियल, तो आपको आई एम श्योर ऑलरेडी थोड़ा सा एक क्लैरिटी आ गई होगी दैट व्हाट इज इट रिलेटेड टू। इट इज related to finances, it is related to money। okay, तो FATF जो एक बॉडी है वो एक इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है। इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है जो कि कब बनी थी, 1989 में बनी थी। इंटरगवर्नमेंटल बॉडी, हम जब किसी भी बॉडी को बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो बहुत सारी गवर्नमेंट्स मिलके उसको रन करती है, मिलके उसके रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन सेट करती है बेसिकली, राइट। सो 1989 में आई एम सॉरी फॉर दैट, 1989 में इसका ये फाउंड हुई थी। ओके, और काम क्या करती है ये, बेसिकली हम ये जान लेते हैं। काम जो है इसका वो है मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना। मनी लॉन्ड्रिंग आपको पता है क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना इसका बेसिक काम है। और आपको एक और चीज़ याद रखनी है, ये आपके पेपर में आ सकता है क्वेश्चन कि FATF के कौन कौन से काम हैं। दे माइट गिव यू द ऑप्शंस, ठीक है, जिसमें आपका मनी लॉन्ड्रिंग होगा, टेरर फाइनेंसिंग होगा, या फिर ऐसा हो सकता है 1 or 2 और बोथ ऑफ देम। तो आपको याद रखना है कि नॉट जस्ट मनी लॉन्ड्रिंग, इट ऑल्सो प्रिवेंट टेरर फाइनेंसिंग, ठीक है। इससे पहले जब ये एक्चुअली, मैं आपको हिस्ट्री बता देती हूँ, जब इस्टेब्लिश हुआ था ना 1989 में, तब सिर्फ ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बॉडी बनाई गई थी। बट ग्रेजुअली जब 2001 में US पे टेररिस्ट अटैक हुए, इफ यू रिमेंबर, तब से ये बॉडी जो है वो टेरर फाइनेंसिंग को भी प्रिवेंट करने के लिए काम करती है। सो नाउ इट हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क, और यू कैन से इसका जो एरिया है वो काफ़ी ब्रॉडन हो गया है, वेयर इन इट वर्क्स फॉर, और इट वर्क्स टू प्रिवेंट द मनी लॉन्ड्रिंग एज वेल एज व्हाट,
टेरर फिनेंसिंग, राइट। तो ये दोनों काम आपको याद रखने हैं। इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ओके। सो फॉर्मेशन ईयर हमने इसका देख लिया है, एंड ऑल्सो वी शुड नो दिस कि इट इज़ अ इनिशिएटिव ऑफ G7 कंट्रीज। अब G7 कंट्रीज क्या हैं? G7 कंट्रीज एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, या फिर आप बोल सकते हो एक इनफॉर्मल ग्रुप है जो कि 7 कंट्रीज ने मिलके बनाया हुआ है। 7 कौन सी कंट्रीज? जो कि बहुत ही वर्ल्ड्स एडवांस्ड जो इकोनॉमीज है ना, पूरे दुनिया की जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, उन्होंने मिलके एक ग्रुप बनाया हुआ है, 7 देशों ने मिलके। वो कौन से 7 देश हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो लेट मी टेक यू टू द अनदर स्लाइड वेयर इन आई हैव put all the 7 countries for you. So the 7 countries, or the most advanced countries, or the most advanced economies of the world are, first is Germany, then we have Canada, France, UK, US, Italy and Japan. These are the 7 countries. You need to remember one thing कि ये जो G7 countries है, ये पहले G8 होती थी, हम इनको G8 बोलते थे, बट रशिया को बाहर निकाल दिया गया है इस ग्रुप से, क्योंकि रशिया ने क्रीमिया का एनेक्सेशन कर लिया था, और उसी टाइम से, तब उसी साल से रशिया को बाहर निकाल दिया गया है। एंड नाउ दिस ग्रुप इज नोन एज G7, और अ ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, एंड इट इज अ इनफॉर्मल ग्रुप, माइंड यू, ठीक है। ये इनफॉर्मल ग्रुप है, ये कोई फॉर्मल ग्रुप नहीं है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सो आई होप G7 इज क्लियर टू यू, एंड इंटरगवर्नमेंटल बॉडी क्या होता है इज क्लियर टू यू, एंड व्हाट आर द मेजर पर्पसेस, व्हाट आर द मेजर इनिशिएट, और यू कैन से द वर्क, ठीक है, जो मेजर काम है FATF का, वो आपको क्लियर है। चलिए मूविंग अहेड, FATF हैज develop the FATF recommendation or FATF standards which ensures a coordinated global response. This word coordination is really important here, a coordinated global response to prevent organized crime, corruption and terrorism. तो सारी countries को मिला के एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स ये क्रिएट करती है, या फिर सारे, जैसे मैंने आपको बताया, इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन तो ऑलरेडी है, तो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या फिर जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे कंट्रीज पे, सारे मेंबर ग्रुप्स पे अप्लाई होता है, ठीक है। सारे इकट्ठे आके एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में इसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, ताकि टेररिज्म को, मनी लॉन्ड्रिंग को और करप्शन वगैरह को, या फिर किसी भी तरीके का जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं उनको हम प्रिवेंट कर सके, राइट। सिर्फ इतना ही नहीं, दे हेल्प अथॉरिटीज गो आफ्टर द मनी ऑफ criminals dealing in illegal drugs. So this is also one of the purposes of FATF. Along with this, human trafficking अगर हो रहा है तो उस चीज की भी ये निगरानी रखते हैं, along with other crimes. और FATF also works to stop the funding of weapons of mass destruction. FATF weapons of mass destruction के लिए फंडिंग ना हो उस चीज की भी देखभाल करता है। अब weapons of mass destruction क्या होते हैं? जैसे कि ये नाम में ही लिखा हुआ है, mass destruction, मतलब mass destruction का मतलब है एक जब बहुत ही ह्यूज लेवल पे, एक बहुत ही बड़े लेवल पे डिस्ट्रक्शन कोई भी चीज कॉज करती है तो हम उसको मास डिस्ट्रक्शन बोलते हैं। सो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का मतलब है कोई भी इस तरीके के वेपन्स जो कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पीपल को या फिर एक ह्यूज पॉपुलेशन को इम्पैक्ट कर सकता है, इज नोन एज वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि न्यूक्लियर कोई डिजास्टर हो जाता है या न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर वेपन्स आर द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, क्योंकि अगर न्यूक्लियर पावर कभी हमने यूज करी या किसी भी कंट्री ने यूज करी तो वो काफी लार्ज स्केल पे लोगों को इम्पैक्ट करेगा, राइट। चलिए, तो आई होप इसके जितने भी एजेंडाज हैं, इसकी जो भी थोड़ी हिस्ट्री है जो आपके एग्जाम रिलेवेंट है, इज क्लियर टू यू नाउ, अलॉन्ग विद द G7 कंट्रीज, क्योंकि ये भी एक प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जामिनेशन में एज टू इनमें से कौन सी कंट्रीज हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं जो G7 का पार्ट है, या फिर कौन सी कंट्रीज है जो G7 का पार्ट नहीं है। तो यू मस्ट टेक अ नोट ऑफ इट। आई विल ऑल्सो शेयर दिस PDF विद यू, सो यू डोंट नीड टू वरी। आपको ये PDF भी मिल जाएगा इन केस यू हैव टू यू नीड टू रिवाइज इट बिफोर योर एग्जामिनेशन, यू कैन हैप्पीली डू दैट। मूविंग अहेड, इसका हेडक्वार्टर, अगेन अ प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन, एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में सिचुएटेड है, ठीक है, फ्रांस में, ओके। अब मेंबर कंट्रीज की बात कर लेते हैं। तो इसमें FATF में 37 मेंबर कंट्रीज होते हैं और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो FATF का मेंबर है। यहाँ पर एक कैच है जो आपको याद रखना है कि 37 मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है। वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि 39 मेंबर कंट्रीज हैं या 37 मेंबर कंट्रीज है। तो मेंबर कंट्रीज मतलब सिर्फ कंट्रीज की अगर हम बात करें तो वो तो 37 हैं, बट 2 ऑर्गेनाइजेशंस भी अटैच्ड हैं जिनको मिला के टोटल 39 हो जाता है,
ठीक है, तो ये आप यहाँ पर क्लैरिटी रखें. यू नीड टू कीप दिस थिंग क्लियर इन योर माइंड, यू नो, वाइल स्पेशली वाइल यू आर अटेम्प्टिंग योर क्वेश्चंस. तो आप ये याद रखें. और वो जो दो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, व्हाट आर दोस टू रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस? फर्स्ट इज यूरोपियन कमीशन एंड सेकंड इज व्हाट? जीसीसी और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, राइट. बाकी अगर कुछ और मेंबर कंट्रीज की हम बात करें तो यहाँ पर ये वो 37 मेंबर कंट्रीज को मैंने लिस्ट आउट किया है, राइट. यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए. जनरली हमारे दिमाग में आता है कि कोई भी जब हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, सो दिस फर्स्ट क्वेश्चन कम्स टू आवर माइंड इज वेदर वी आर अ पार्ट ऑफ इट और नॉट, वेदर इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इट और नॉट. सो येस, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ. The answer is yes. Yes, India is a part of FATF. Again, ये आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया पार्ट है या नहीं, तो इंडिया बिल्कुल पार्ट है FATF का, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ हम तब से बोल रहे हैं कि FAT जो पाकिस्तान है वो ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया है, तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि ये लिस्टिंग का क्या सिस्टम है, FATF की ये लिस्ट का क्या चक्कर है. चलिए तो ये समझ लेते हैं. FATF जो है वो दो तरीके की लिस्ट हैं FATF के पास. वन इज ग्रे लिस्ट, अनदर इज ब्लैक लिस्ट. ये क्या होती है ये समझ लेते हैं, बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ जो कि आपकी सिर्फ एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है, नॉट फॉर योर एग्जामिनेशन. बट FATF जो है वो ग्रे और ब्लैक इनको बोलता नहीं है. FATF के कुछ और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मल नाम हैं जिनसे वो ग्रे और ब्लैक लिस्ट को अनाउंस करते हैं, बट वो हमारे लिए जानना ज़रूरी नहीं है. हम जनरल कॉमन पीपल के लिए अपनी कम्युनिकेट करने के लिए इजीली हमने ग्रे और ब्लैक का इसको नाम दे दिया है. और हमें ये पढ़ना भी ऐसे ही है, आपको एग्जाम में भी ऐसा ही पूछा जाएगा. वो फॉर्मल नाम इतना कॉम्प्लिकेटेड आपसे पूछा भी नहीं जाएगा. दिस वाज जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. बट या ग्रे लिस्ट जो है, ग्रे लिस्ट एक वार्निंग लिस्ट की तरह आप बोल सकते हैं. FATF ये कहता है कि कोई ऐसी कंट्री है जो टेररिस्ट को फाइनेंस कर रही है, टेररिस्ट को पैसे दे रही है और टेररिज्म करने के लिए, या फिर किसी भी तरीके की मनी लॉन्ड्रिंग को फेवर कर रही है, तो ऐसी कंट्रीज को वो वार्न करते हैं ग्रे लिस्ट में डाल के कि आप ऐसा करना बंद कर दीजिए. अब आप शायद ये पूछेंगे कि अगर वो कंट्रीज ऐसा करना बंद नहीं करते तो क्या होता है. तो FATF क्या करता है, उन कंट्रीज को जो एम्प्लॉय नहीं करते FATF के रूल्स, रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स को, वो उनको फिर आगे ब्लैक लिस्ट कर देती हैं या फिर ब्लैक लिस्ट में डाल देती हैं, ठीक है. और हमारे आज के टाइम पे पूरे दुनिया में 3 ऐसी कंट्रीज हैं जो ब्लैक लिस्टेड हैं, वो या फिर जो ब्लैक लिस्ट में फॉल करती हैं. वो कौन से 3 कंट्रीज हैं? नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार. म्यांमार को आप देख सकते हैं, मैंने एक अलग कलर से हाईलाइट किया है. देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि म्यांमार रिसेंटली ही, जैसे ही पाकिस्तान बाहर गया ग्रे लिस्ट से, म्यांमार एंटर्ड इनटू द ब्लैक लिस्ट. तो यहाँ पर आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है या फिर आप एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है. तो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दैट नाउ देयर आर not 2 countries which are a part of blacklist of FATF. Rather, now there are 3 countries which are a part of blacklist of FATF, which is North Korea, Iran and Myanmar. So Myanmar you have to remember. North Korea और ईरान शायद बहुत सारे बच्चे टिक कराएंगे सही, बट अगर म्यांमार हो गया तो ये एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट हो सकता है. So make sure that you remember this, right? Okay, so like I've said, ग्रे लिस्ट मैंने आपको बता दिया एक वार्निंग साइन की तरह होता है, और ब्लैक लिस्ट में जो भी हम आगे इम्प्लीकेशंस जब हम करेंगे तो हम समझेंगे कि अगर कोई भी कंट्री ग्रे लिस्ट में आ जाती है तो उनको क्या फेस करना पड़ता है, और अगर ब्लैक लिस्टेड हो जाती है, ब्लैक लिस्ट में आ जाती है तो क्या फेस करना पड़ता है, वो हम इम्प्लीकेशन में पढ़ेंगे. सो डोंट वरी अबाउट दैट. अभी के लिए कुछ और फैक्ट्स मैं आपको बता देती हूँ कि तंजानिया, कोंगो, मोजाम्बिक को जो है ग्रे लिस्ट में ऐड कर दिया गया है, वेयर एज निकारागुआ ऑल्सो एग्जिटेड द ग्रे लिस्ट अलॉन्ग विद पाकिस्तान. सो दीज 2 कंट्रीज ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर. सिर्फ पाकिस्तान ने ही नहीं ग्रे लिस्ट से बाहर आए हैं, पाकिस्तान ही नहीं बाहर आया है, बल्कि there is another country which is Nicaragua which has also come out of this FATF list, the grey list of FATF. So this could also be a question. They might confuse you with this option as well कि सिर्फ पाकिस्तान बाहर आया है. नहीं, there is another country, there is one more country which has just came out of the grey list, ठीक है. और वो ग्रे लिस्ट से क्यों बाहर आए? क्योंकि जितने भी जो भी कोई प्रोटोकॉल्स हैं या फिर कोई रूल्स, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स FATF ने जो सेट करे हुए थे
ताकि वो मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेरर फाइनेंसिंग को प्रिवेंट कर सके, वो स्टैंडर्ड्स या वो रूल्स इन कंट्रीज ने फॉलो किए हैं और वो फॉलो करने के बाद ही उन लिस्ट से ये बाहर आए हैं। ठीक है, चलिए अब जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डील कर लेते हैं कि अगर कोई कंट्री इस लिस्ट के अंदर है तो उन पे क्या हार्मफुल इम्पैक्ट हो सकते हैं या फिर क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, और इफ द कंट्री कम्स आउट ऑफ इट देन व्हाट आर द बेनिफिट्स जो एक कंट्री को मिलते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप आगे चीज़ें याद रखेंगे। सो इम्प्लीकेशंस ये होते हैं कि मान लो कोई FATF ने एक पर्टिकुलर एक्स कंट्री को ग्रे लिस्ट में डाल दिया, ग्रे लिस्ट में डाल दिया। अब ये जो एक्स कंट्री है, कोई भी कंट्री है, ये किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, लाइक फॉर एग्जांपल IMF, ठीक है, बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमें लोन देती हैं, सारी कंट्रीज को लोन देती हैं, तो एक्स कंट्री के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा बाहर से लोन लेना। ठीक है, और अगर FATF ये कहती है कि आप तो बिल्कुल मान ही नहीं रहे हो, हमारी वार्निंग के बाद भी आप टेरर को फाइनेंस करे जा रहे हो, आप मनी लॉन्ड्रिंग करे जा रहे हो और इसलिए हम आपको ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं, तो उस कंट्री के लिए एकदम आप लगा सकते हो पॉसिबिलिटी ही खत्म हो जाती है कि वो किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से किसी भी तरीके की मदद या फिर स्पेशली फाइनेंसेस, मनी, ठीक है, वो ले सके, राइट, लोन्स वगैरह, राइट, तो ये सब वो नहीं ले पाता। ग्रे में इट बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज इट इज जस्ट अ वार्निंग स्टेज, राइट, वेर इन ब्लैक, अगर ब्लैक लिस्ट आप हो गए हो तो आप कोई भी लोन नहीं ले पाते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, बाहर से कोई भी पैसा आप नहीं ले पाते हो। दैट्स व्हाट द repercussions are. These are the repercussions of being into the grey list and the black list, right? अब क्योंकि पाकिस्तान is out of the grey list, अब पाकिस्तान के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी इकोनॉमी को बेटर कर सकते हैं, राइट, बाय टेकिंग लोन्स, राइट, और सिर्फ इतना ही नहीं, अब उन पे जो एक स्क्रूटिनी होती थी ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल जो भी फॉरेन स्क्रूटिनी बाहर के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो स्क्रूटिनी करते थे, लाइक फॉर एग्जाम्पल FATF स्क्रूटिनी करता था, राइट, तो FATF की जो स्क्रूटिनी है वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक कम हो जाएगी क्योंकि वो ग्रे लिस्ट से बाहर निकल चुके हैं, उन्होंने चीज़ों में इम्प्रूवमेंट दिखाया है, इसलिए वो बाहर आ चुके हैं। तो अब उनको लोन्स वगैरह मिलना, उनको बाहर की ऑर्गेनाइजेशन से पैसा मिलना, वहाँ उस देश में FDIs का आना ईजी हो जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह आना ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो अभी पाकिस्तान को मिलेंगे, ठीक है, निकारागुआ को मिलेंगे, या फिर फॉर दैट मैटर एनी कंट्री विच कम्स आउट ऑफ ग्रे लिस्ट एंड विच फॉलोज द रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, राइट। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लेक्चर आपके लिए रहा होगा। आई विल कीप कमिंग अप विद सच इम्पॉर्टेंट एंड बर्निंग इश्यूज़, रोज़ मैं आपके साथ आती रहूँगी, जो भी इम्पॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स होंगे, जो भी करंट इश्यूज़ होंगे हमारे, वो मैं क्विकली आपको कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की, आपके एग्ज़ाम रेलिवेंट देने की कोशिश करूँगी, एंड विल कीप मीटिंग विद सच बर्निंग हॉट टॉपिक्स। दैट वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।